समकालीन हिंदी लेखकों की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए प्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर वंदना गुप्ता की लिखी हुई कहानी यादों के भंवर से। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। वो कोहरे भरी जनवरी की सुबह थी। हम दार्जिलिंग से चलकर सिलीगुड़ी जा रहे थे। कोहरे के कारण रास्ते धुंधले नज़र आ रहे थे। हमें बाघ पुल होते हुए डुयर्स की तरफ बिन्नागुड़ी जाना था। नवीन धीरे धीरे ड्राइव कर रहा था। वो विचलित था मेरे लिए। उसने कुरेदा, सरू, तुम उस परिवेश में कैसे एडजस्ट कर पाओगी? वो चाय बागानों से घिरा आदिवासी बहुल एरिया है। एक बार पुनः अपने निर्णय पर विचार कर सकती हो। नवीन, मैं अपने निर्णय पर अडिग हूँ। मैं आदिवासी समाज के बच्चों को नई दिशा देना चाहती हूँ। मेरी बहुत पहले से इच्छा थी इन बच्चों के लिए काम करने की। मैं ये मौका नहीं खोना चाहती, मैंने दृढ़ता से कहा। रास्ते पर समझाता रहा था नवीन मुझे, पर मेरे हट के आगे नतमस्तक हो गया। ज्वाइन करने के बाद छोटी मोटी परेशानियों से निपटते ही मैंने उसे घर वापस भेज दिया था। उन दिनों की स्मृतियाँ जब भी मुझे कचोटती तो मैं टेरेस पर आकर खड़ी हो जाती। मेरे कैंपस और चाय बागान के श्रमिकों की आदिवासी बस्ती के बीच बस एक सड़क का फासला है। सड़क के एक किनारे टीले नुमा ऊंचाई पर बना है एक छोटा सा काली माँ का मंदिर, जो ऊंची इमारतों और बस्ती के घरों के बीच विभाजक रेखा खींचता सा प्रतीत होता है। कितना कुछ पाया था मैंने इस शहर में आकर, पर बहुत कुछ ऐसा भी था जो पीछे छूट गया। उस छूटे हुए को मैं जितना पकड़ने की कोशिश करती, उसका कोई ना कोई सिरा मेरे हाथों से फिसल जाता। दीदी, क्या बनाऊँ नाश्ता में? राखी ने किचन से आवाज़ दी। सैंडविच, मैंने खींचते हुए कहा। और हाँ देखो, फ्रिज में क्या क्या सब्जियां पड़ी हैं, उसमें से कोई सब्जी बना दो और 4 चपातियां बनाकर रख देना। जी दीदी। आज शाम को मैं नहीं आ सकेगी। ध्यान भंग होने से झुंझला उठी थी मैं। अच्छा, कल सुबह जल्दी आ जाना। ओह, ये लड़की आए दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर शाम को नहीं आना चाहती है। सर्दियों के दिनों में आदिवासियों की बस्ती सूर्य की गुनगुनी तपन से आबाद रहती है। प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा मेरी आंखों से गुजरता है। दूर तक फैले हरे भरे चाय बागान और उनके बीच लगे शिरीष, अमलतास के पीले फूलों और चेरी ब्लॉसम फूलों की अनुपम छटा देखते ही बनती है। इस बस्ती में लगे बांसों के झुंड से झांकते हुए सूर्य देव को नमस्कार कर मैं घंटों देखती रहती बस्ती की महिलाओं को, जो अपने दैनिक कार्यों को जल्दी जल्दी निपटा बागान की ड्यूटी में जाने के लिए तत्पर होती और सायरन बजते हुए भागी चली जाती हाजिरी लगाने। शाम को थकान भरा चेहरा लिए हंसती बेहंसती ये स्त्रियाँ मादल की थाप पर थिरकती, हास्य परिहास में भुला देती हैं देह की थकान। हर तरफ अवसाद से घिरी होकर भी उत्सवों में जीती, गहनतम पीड़ा में भी खुशी के आसमान में छलांग लगाती। दिन भर चाय की पत्तियां तोड़ती ये तांबई देह वाली युवतियां किसी कलाकार के लिए कला के उद्गम का स्रोत हो सकती हैं। कर्मठता ही शायद इनकी खूबसूरती है, मेरे मन में विचार आता। दुख में भी इतनी बेखबर कि टॉय ट्रेन के सैलानियों को देखकर गुनगुनाने लगती कोई आदिवासी गीत। बालो मासो रे कटोवा ओहरे हो, मारोली पिटोली रे आइजो तो सोले रे सिंगारो। गर्मियों के दिनों में नज़ारा और भी खूबसूरत होता। मुझे रश्क होता इनकी स्वच्छंद जिंदगी पर। ऐसा लगता कि प्रकृति की आबो हवा से वंचित हमारा सभ्य समाज कंक्रीट के जंगलों में इस कदर कैद है कि अहंकार की ना जाने कितनी चादरों के बीच सिमट कर रह जाता है। पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में मीलों पसरे चाय बागान और दूर तक फैली छुटपुट दिखाई देने वाली आदिवासियों की बस्तियां मेरे लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रही। मैं कल्पनाशील पलों में कभी खिड़की कभी छत पर आकर घंटों देखती रहती सौंदर्य और रंगों की शानदार आकृतियाँ। इस सौंदर्य के पार प्रकृति के बीच रहने वाले उन उन्मुक्त स्वच्छंद कर्मठ श्रमिकों की दिनचर्या, जिनके सौंधे जिस्मों से टपकता श्रम का नमक पर शोषण की पृष्ठभूमि में भविष्य अनिश्चित प्रलय सा। कितना निश्चल सरल है ये समाज। सभ्य समाज की विसंगतियों से परे पीड़ा में भी आनंद में गीत गाता हुआ। मेरी स्मृतियों में गहराने लगते विद्यालय के वे सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिनमें विद्यालय की अनेक छात्राएं आदिवासी नृत्य की प्रस्तुतियां देती थीं। समूह में उनका पद संचालन, साज सज्जा, फूल पत्तियों से केश सज्जा मुझे आकर्षित करती थी। अब यहाँ आकर मेरे मन में इस समुदाय की जीवन शैली को करीब से देखने की इच्छा होती है।
मैं खुश थी इस परिवेश में आकर, मुझे अपनी मनपसंद जगह जो मिल गई थी। सोचती, क्या है इन आदिवासियों की ज़िंदगी का सच? अतीत प्रति प्रताड़नाओं का लंबा इतिहास। मैंने बड़ी शिद्दत से चाहा था इन पर लिखना, इसलिए कायनात ने मुझे खूबसूरत नज़ारों और इन भोले भाले आदिवासियों के बीच दोबारा लाकर खड़ा कर दिया था। पर इन नज़ारों के बीच भी मेरा मन हमेशा सोनिया दी से मिलने को बेकरार रहता। कितना कुछ बदल गया था इन सालों में। मेरे बच्चे विदेश में सेटल हो चुके थे, पति का ट्रांसफ़र शिमला हो गया था। अकेलापन काटने के लिए मैं कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्यों में लगी रहती, पर सोनिया दी की उपेक्षा मुझे हमेशा सालती रहती। मैं किससे कहूँ अपना दर्द, समझ नहीं पाती। आज फिर मैंने बहुत दिनों बाद सोनिया दी को फ़ोन लगाया। हेलो दी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बताओ क्या बात है? किस लिए फ़ोन किया? उन्होंने औपचारिकतावश पूछा। किस लिए मतलब, आपकी याद आ रही थी? ओह, उन्होंने लंबी सांस भरी। दी आइए ना घर पर कभी, मैंने हकलाते हुए कहा। देखती हूँ कभी समय मिला तो के आगे उनके शब्द हवा में लहरा गए, आवाज़ गले में अटक गई। उधर से उन्होंने फ़ोन काट दिया। मेरे लिए उन्होंने दोबारा फ़ोन करने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी थी। जिसकी आत्मीयता ही आप पर बरसी हो, उनकी बेरुखी बड़ी कठोर लगती है, ये मैंने उस वक्त जाना जब हमसाए की तरह हमेशा साथ रहने वाली सोनिया दी और हमारे बीच के संवाद गायब होने लगे। मैं हमेशा उन्हें आवाज़ देना चाहती, पर वे बेरुखी के जंगलों में खो जाती। उनके एहसासों से आजिज मैं अपने वक्त में आगे बढ़ना चाहती, पर मेरा मन मुझे मात दे जाता। अब मेरे वश में नहीं था सोनिया दी के अंतर्मन को टटोलना। जिस भावनात्मक सूत्र से हम जुड़े थे, उसमें कब एक महीन दरार पड़ गई पता ही नहीं चला। मेरे लिए ये किसी हादसे से कम न था। हर क्षेत्र में अपने आप को सबसे अधिक महत्व देने वाली सोनिया दी के लिए मेरा यूं नए मकाम हासिल करना बर्दाश्त के बाहर था। कई बार संबंध की डोर मजबूत रखने के खातिर मैंने अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर उनकी तुलनात्मक टिप्पणियों को मौन होकर सहा था। बार बार मेरा मन उनका विरोध के लिए तत्पर होता, पर मैं खुद पर काबू किए रहती, क्योंकि इस प्रदेश में वही थीं जिससे मेरा मन मिला था। यूँ तो बहुत अच्छी थीं और बड़ी बहन की तरह स्नेह देती थीं, पर जहाँ उनके अमीरी अहंकार को चोट लगती, वे नाराज़ हो जाती। 15 साल डुआर्स में आदिवासी बच्चों के लिए बने सरकारी विद्यालय में शिक्षण देने के उपरांत मेरा ट्रांसफ़र करीब 2 वर्ष पहले हुआ था सिलीगुड़ी। ये पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में बसा एक खूबसूरत शहर है, जो वास्तव में साहित्यिक गतिविधियों का गढ़ है। जहाँ आना मेरा एक स्वप्न था, क्योंकि मैं जानती थी कि यहाँ पहुँचकर ही मैं साहित्य के क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती हूँ। यहाँ आकर मुझे साहित्य के क्षेत्र में नई पहचान मिली भी, पर बड़े शहर की आबो हवा में सोनिया दी की बेरुखी मुझे कचोटती रही। मुझे याद है आज भी विद्यालय का वो प्रांगण जहाँ से मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय होना ही मेरी शैक्षणिक सफलता थी। मैं प्राण प्रण से उन्हें तराश रही थी, विशेषकर छात्राओं की मानसिकता में भरे उन तत्वों को निकालने की वो भरसक कोशिश कर रही थी जो उनके मन में घर कर गए थे कि 10वीं पास करके उन्हें चौका चूल्हा ही करना है। मैं उन भोली भाली छात्राओं को समझाती कि पहले अपने पैरों पर खड़े होकर अपने व्यक्तित्व को निखारो और फिर अपने समाज को नवीन दिशा दिखाकर उन्हें शोषण मुक्त करने का प्रयास करो, जो सदियों से अशिक्षा और अज्ञानता के कारण शोषण जैसे दंश को झेल रहे हैं। इन बच्चों के बीच काम करते वक्त की 2 घटनाएं अभी भी मुझे विचलित करती। बगान से आने वाली पिंजरे नुमा ट्रॉली में स्कूल से आने वाले बच्चों का रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन एक्सीडेंट में कुचला जाना रोंगटे खड़े कर देने वाली हृदय विदारक घटना थी, जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। उस ट्रॉली के न जाने कितने बच्चे जख्मी हुए थे, कुछ को काफ़ी गंभीर चोटें आई थीं। अस्पताल में अपनी लाचारी पर हाथ बांधे अभिभावकों के लिए क्या कर पाया था स्कूल प्रशासन? बच्चों और शिक्षकों ने भी सहायता हेतु कुछ पैसे एकत्रित कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। ऐसे दूसरी घटना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मध्य मानवीयता को चरितार्थ करने वाले नाटक में भाग लेने वाला वो आदिवासी बच्चा जो रेल दुर्घटना में चल बसा था। चूँकि नाटक मैंने तैयार करवाया था, इसलिए मैं इस घटना से अंदर तक दहल गई थी। उसके सहपाठी न्याय की गुहार लगाते हुए रेल की पटरी पर बिछकर दारुण चीत्कार कर रहे थे। एल्सिन मुंडा, जो एक स्वप्न लेकर विद्यालय में आया था कि 12वीं के बाद वो फौज में भर्ती होना चाहता था, मैंने देखा था उस होनहार बच्चे के चेहरे पर अभावों के बावजूद स्वाभिमान का दर्प।
6 फुट लंबे इस बालक का सिर धड़ से अलग हो गया था। विद्यालय से घर जाते वक्त चलती ट्रेन को पकड़ने की हड़बड़ी में उसका पैर फिसल गया था। स्वप्नदर्शी एल्सिन की आंखें जो मरणोपरांत भी खुली थीं, वे आंखें अभी मुझे बेचैन करती हैं। मैं बहुत रोई थी उस दिन उन बच्चों के हालातों पर। मैंने इनके बीच रह के 15 साल पढ़ाया इन बच्चों को। वैसे इन 15 सालों में काफ़ी कुछ बदला था। पहली बार एक पढ़ी लिखी नस्ल तैयार हुई थी आदिवासी बच्चों की। पर बगान में श्रमिकों के हालात में कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई थी। थोड़ा पढ़ लिख कर भी वे शोषणकारी नीतियों को समझ रहे थे, पर अब भी वे उनके चक्रव्यूह से मुक्त नहीं हो पाए थे। और यहीं मेरी मुलाकात हुई थी सोनिया दी से, जो बहुत पहले से इस विद्यालय में कार्यरत थीं। पहले दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने हमारा परिचय करवाया था, और इस परिचय के सूत्र में संबंधों के ना जाने कितने तार जुड़ गए थे हमारे बीच। सोनिया दी ने मुझे डिनर पर आमंत्रित किया। पहले दिन की मुलाकात में ही इतने आत्मीय आमंत्रण को मैं अस्वीकार नहीं कर पाई थी। मैं गदगद थी उनकी आवभगत पर। संपन्नता उनके स्वभाव में रच बस गई थी। वे कीमती गाउन में सीढ़ियाँ उतर कर आईं। कभी कभी उनका अमीरी अहंकार हमारी दोस्ती के बीच प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो जाता, पर मैं इसे मानव मन की कमजोरी समझकर उन बातों को तूल नहीं देती। वैसे भी आत्मीय संबंधों में इस तरह की बातें मायने नहीं रखती थी मेरे लिए। उस दिन के बाद फुर्सत के पलों में हम मिलकर घंटों बतियाते। दोस्ती की सांद्रता में हमारे बीच स्कूल कॉलेज के उन अधूरे प्रेम प्रसंगों की भी चर्चाएं होने लगीं जो अब तक अनकहे थे। हम खुले आसमान तले अपने उन प्रेमियों को याद कर उनकी सलामती की दुआ मांगते थे, जिनसे कभी हम समाज की नज़रों का बचाव कर आंखों ही आंखों में बतिया लेते थे, बिहारी की नायिका की तरह। मुझे महसूस होता कि जब सोनिया दी अपने प्रेमी देव के बारे में बात करती तो उस समय उनके चेहरे पर षोडशी कन्या की तरह लालिमा आ जाती। भावनाओं के गुबार में बहकने लगती उनकी आंखें उस अदृश्य प्रेमी को पाने के लिए। अभी कहाँ पोस्टिंग है दी उस नेवी ऑफिसर की? अभी नहीं जानती, पढ़ा होगा कहीं किसी जहाज पर समुद्र के बीच। वे खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनका चेहरा रौबीला और आवाज़ बहुत सख्त और तीखी थी। पूरा गबरू जवान था वो सरोजा। पर सोनिया दी, आप किसी से कम हो क्या? इस उम्र में भी आपकी शोख अदाएं, चंचल आंखें माशाअल्लाह गजब ढाती हैं। आज भी वो इन्हें देखते ही फिदा हो जाएगा। चल हट, शर्माते हुए कहती। तू अपने बारे में भी तो कुछ बता। अरे दी, मेरे पास ऐसा बताने लायक कुछ भी नहीं है। सच उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। उस वक्त प्रेम के बीज मन में फूटे थे या नहीं जानती, पर उस लड़के की आंखें बहुत गहरी थीं जिसमें डूबा था मेरा किशोर मन। उन आंखों ने पहली बार मेरी आंखों को मोहब्बत का सलीका सौंपा था। अरे वाह, क्या स्टोरी है! खिलखिलाकर हंस पड़ी थी वे। अपनी इस खिलखिलाहट में वे समय को भी भूल जाती। शाम होते ही मैं घर जाने की अनुमति मांगती, पर वे थोड़ा और रुको कहकर बातों में रम जाना चाहती थीं। पिता के कड़े अनुशासन के कारण कभी हमने उस लड़के से बात नहीं की। बाद में सहेलियों से पता चला कि मेरे विवाह के 4 साल बाद उसे ब्रेन कैंसर हो गया था और कुछ वर्ष बाद वो इस दुनिया से चल बसा था। पर सहेलियों का कहना था कि उसे बहुत प्यार था मुझसे। मैं कभी नहीं नाप सकी थी उसके दिल की थाह। मुझे क्या पता था, स्कूल जाते वक्त अपने झरोखे से झांकता वो गहरी आंखों वाला लड़का एक दिन दुनिया को अलविदा कह देगा। सोनिया दी, अब भी वो बार बार मेरे सपने में आता है, जबकि वो इस दुनिया में नहीं है। बार बार बचपन के उन गलियारों में भटकता है मेरा मन। काश मैं उससे कुछ कह पाती तो ज़िंदगी भर का अफसोस मेरे मन में ना रह जाता। लगता है जैसे मैं ही जिम्मेदार हूँ उसकी मौत की। उसकी मृत्यु के बाद मैं प्रेम की गहराई समझ पाई। भावनाओं के गुबार में कभी कभी हम अपने पूर्व प्रेमियों की स्मृतियों में जार जार रोती और कभी खिलखिला कर हंस पड़ती। लगता जैसे कायनात भी हमारे बीच की फुसफुसाहट कान लगाकर सुनती है और हमारे दुख दर्द की साक्षी बनती है। सोनिया दी कहती, सरू, मैं बैठकर घंटों बातें कर सकती हूँ तुमसे। तुम्हारे साथ होने पर मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता। मुझे लगता था हमारे बीच पनपी आत्मीयता में उनके स्नेह की शीतलता थी और ठहराव भी था। इस आत्मीयता में संबंधों की जो डोर बंधी थी वो न जाने कितने उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी टूटी नहीं थी। सोनिया दी के जीवन की हर परेशानी में मैं उनके साथ खड़ी रही, उनका हौसला बनकर, और वे भी आड़े वक्त पर मेरा हाथ हमेशा थामे रहीं। अब वे सेवानिवृत्त हो सिलीगुड़ी में बस गई थीं और मेरे लिए उनके बगैर इस छोटे से टाउन में रहना मुश्किल था। पर इत्तेफाक देखिए कि 2 साल बाद ही मेरा ट्रांसफ़र सिलीगुड़ी हो गया।
मैं खुश थी, पुराना बहनापा दोबारा कायम हो सकेगा, पर इस शहर ने वो रिश्ता छीन लिया था। वक्त का तकाजा था। सोनिया दी की छोटी बहन हमारे बीच नहीं थी, पर इसकी सूचना उन्होंने मुझे नहीं दी थी और पापा की तबीयत खराब होने के कारण मैं फेसबुक से डिस्कनेक्ट रही, इसलिए मैं इस सूचना से वंचित रही। मैंने उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की। मैं भी बहुत दुखी हूँ केतकी के लिए, पर उन्हें विश्वास न दिला सकी। तकनीक के इस दौर में मोबाइल के माध्यम से न जाने कितने आभासी रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, पर कहीं ना कहीं इसने प्रगाढ़ संबंधों के बीच दरारें भी डाली हैं। केतकी के यूं अचानक गुजर जाने से महीनों आहत रही मैं। मुझे उनकी तकलीफ़ों का एहसास था। मैं उनके घर भी गई, पर न जाने क्यों इस घटना के बाद हमारे संबंधों की डोर ढिलिया गई थी। काफ़ी बदलाव नज़र आ गया था सोनिया दी के स्वभाव में। यद्यपि इस नए शहर ने मुझे कई अच्छे मित्रों से जोड़ा था, पर मुझे अक्सर सोनिया दी का इंतज़ार रहता। लगता कि कभी वे एक दिन आ धमकेंगी मेरे घर पर और अपनी कोमलता में आक्षेपों की झड़ी लगा देंगी, और फिर आंखें नम कर मुझे गले लगाकर सारे गिले शिकवे दूर कर देंगी। हमारे बीच जो दूरियां बन गई थीं उन्हें आंसुओं की धार में बहा देंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वक्त का तकाजा, शायद अब हम अपने अपने आपे में सिमट चुके थे। अफसोस की एक चादर लिपटती जा रही थी मेरे मन के अंदर। मुझे लग रहा था संबंधों का जुड़ना जितना आसान होता है, टूटना उतना ही पीड़ादायक होता है। खुद के पोर पोर को चीरना होता है संबंधों का टूटना। कल तक वे मेरी मित्र थीं, अब न जाने कितने और अमीर मित्रों के महफिल में उनका आना जाना था। आए दिन पार्टी पिकनिक की फ़ोटो फेसबुक पर डालती रहतीं। वे निरंतर दौड़ रही थीं अमीरी की रौ में, जैसे अपने खालीपन और खोखलेपन को भरने की कोशिश कर रही थीं। सोनिया दी की लगातार उपेक्षा से टूट चुका था मेरा मन, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि बीते हुए लम्हों में जीना मात्र एक सपना है, एक बड़ा स्वप्न जो मैंने देखा था सोनिया दी के साथ, नाट्य संस्था बनाने का। उसका एक सिरा बनने के पहले टूट चुका था और मैं अब उनके बगैर ही अपनी अनिवार्यता में वापस लौट रही थी। मैं अब समझ चुकी थी कि हमारे राहें अब जुदा जुदा हैं। मुझे एहसास हो गया था कि मेरे जीवन की वास्तविक खुशी अमीर मित्रों की दोस्ती में नहीं, वरन निरीह निश्चल गरीब आदिवासी बच्चों की मानवीय क्षमताओं को निखारने और सृजन की अभिव्यक्ति में है। अंततः इस हादसे के बाद एक संकल्प लिया था मैंने। शैडो नामक एक नाट्य संस्था बनाकर उसमें कई गरीब आदिवासी बच्चों को शामिल किया। मैं अपनी तमाम शक्ति इन बच्चों को निखारने में लगा रही थी। इन बच्चों के बीच रहकर मुझे अपनी पीड़ा छोटी एवं व्यर्थ प्रतीत होने लगी थी। मेरे संघर्ष और लगनशीलता के साथ ये आदिवासी बच्चे भी अपनी मेहनत से अपने पुरखों की संस्कृति और कला को बचाए रखने खातिर मंचों पर छोटी छोटी प्रस्तुतियाँ दे रहे थे और बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रहे थे। बच्चों की हर सफलता के बारे में मैं वक्त वक्त पर सोनिया दी को फ़ोन द्वारा सूचना देती, पर उन्होंने कोई विशेष रुचि नहीं ली। सोनिया दी की इन उपेक्षाओं से कई बार बहुत दुखी हो जाता मेरा मन। लगभग 1 साल बाद एक बहुत बड़े मंच पर मेरे बच्चे एक नाटक की प्रस्तुति देने जा रहे थे। उसमें शहर के साथ कोलकाता व आसपास की आदिवासी संगठन की जानी मानी हस्तियां आ रही थीं। नाटक के बाद पूर्व प्रदर्शित किए गए नाटक पर तो कुछ बच्चों को कोलकाता के एक बड़े मंच पर अवार्ड देने की घोषणा हो चुकी थी और फिल्म डायरेक्टर सुभाष मजूमदार इन बच्चों को लेकर एक बाल फिल्म बनाना चाहते थे। मैं खुश थी बच्चों की सफलता से। इस सफलता और भावनाओं के आवेग में बगैर सूचना दिए ही आमंत्रण पत्र लेकर चली जा रही थी सोनिया दी के पास, छूटती हुई परछाई में अपनत्व का एक सिरा खोजने। बावजूद इसके मुझे पता था कि उनका अहंकार उन्हें इस खुशी में शामिल नहीं होने देगा और मैं एक खरोंच लेकर ही वापस लौटूंगी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वंदना गुप्ता की लिखी हुई कहानी यादों के भंवर से। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।